नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है चांदनी। इसे लिखा है नरेश मेहता ने। महीनों बाद चांदनी का पत्र आया कलकत्ते से। खूब ही वर्षा है यहाँ, और वर्षा श्री भी। पूजा तक रुकेगी। कल पड़ोस में कोई संगीत गोष्ठी थी। किसी प्रत्यूष गोस्वामी ने बड़ी अच्छी सितार बजाई थी। बस यह पत्र है, तब विज्ञप्तियां किसे कहा जाएगा। और मज़ा यह कि यह पत्र भी पूरे 2 माह कलकत्ते से नहीं, दार्जिलिंग जाने की सूचना के साथ सिलीगुड़ी से डाला गया था। चांदनी कहा करती है कि मैं उसके पत्रों के उत्तर नहीं देता, लेकिन इस पत्र का ही उत्तर कहाँ दूँ। अपने रुकने की जगह या फिर होटल का पता ही दिया होता। बिल्कुल गर्मियों के धूल भरे आकाश सी है। चांदनी जब यहाँ से गई थी तो उसमें सायस कुछ नहीं था। एक दिन पहले ही तो हम लोग लॉन में बैठे हुए चाय पी रहे थे और मौसम को कोस रहे थे। दूसरे दिन शाम की डाक से एक पोस्ट कार्ड मिला कि वह कलकत्ते जा रही है और 2 सप्ताह बाद लौट आएगी। मैंने भी सोचा कि इस बार पहाड़ नहीं जा सकी थी, घबरा उठी होगी। चलो ठीक है, 2-4 दिनों के लिए कहीं हो आना अच्छा होता है। लेकिन मैं इस स्वल्प सी सूचना में क्या समझता। कहीं मैं आहत अनुभव कर रहा था कि पूछ ही लेती। खैर, दिन बीते, सप्ताह गुजरे, महीने भी आ गए और चांदनी का कहीं पता भी नहीं था। मुझे विश्वास था कि वह कलकत्ते में ही होगी और जेटियों पर घूमते हुए विलियम फोर्ट के मैदान में दूब पर लेटे हुए, विक्टोरिया मेमोरियल के पोखर में मछलियों को चारा चुगाते हुए अनुखन प्रतीक्षारत रही होगी कि मैं आऊँगा। लेकिन कैसे? तुम तो अपने किसी संबंधी के यहाँ गई हो, भला मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? अजीब अधूरे आकाश सा उसका आचार होता है। लोग एब्स्ट्रैक्ट चित्र बनाते हैं और वह एब्स्ट्रैक्ट व्यवहार करती है, जबकि मुझे कांगड़ा शैली भी समझ में नहीं आती। भला शैलियों के इतने बड़े व्यवधान पर खड़े हम लोगों का क्या होगा? कुछ भी हो, उसे उत्तर देना तो है। एकमात्र उत्तर जो हो सकता है यह कि मैं भी दार्जिलिंग आ रहा हूँ। इस उत्तर को वहाँ के पोस्ट मास्टर के मार्फत भेज रवाना हो जाऊँगा। अपनी इस लंबी यात्रा में पत्र पत्रिकाओं के अलावा चांदनी की स्मृतियाँ हैं। खिड़की से बिहार के सपाट मैदान, दुखती रेखाओं सी नदियाँ, सब बड़ा अच्छा लग रहा है। स्मृतियों में कोई दुखद नहीं है। अधिकांश या तो सुखद हैं अथवा एब्स्ट्रैक्ट। अब अपनी बात, आचार, व्यवहार सब में संकेत करती हैं। याद नहीं पड़ता कि कभी कोई वाक्य भी किसी से पूरा कहा होगा। सादी सी बात होगी, चलिए थोड़ा घूम आए, इतना भी पूरा नहीं कह सकती। वह तो कहेगी चलिए, और सड़क पर जाती किसी टैक्सी को रोकर बैठ जाएगी तथा हंसती आंखों से आपकी ओर देखने लगेगी। फूलों से मोनोटनी टूटती है ना। और आप देखेंगे कि यह बात का टुकड़ा फेसिंग से दिखे किसी केना के फूल को देखकर कहा गया होगा। उसके बाद देर देर तक कोई बात नहीं होगी। हाँ, चर्चा हो सकती है कि वर्जीनिया वुल्फ की डायरी में सहजता कितनी है, अथवा वह मात्र प्रयोजन लगती है। और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर ऐसे या इस जैसे अनेक टुकड़े फैले हुए हैं। ऐसा वह इसलिए करती है कि आपको भ्रम हो जाए कि नहीं, वह कितना तो बात करती है। लेकिन कहीं इन टुकड़ों को सुन पाने के लिए लेकिन कहीं इन टुकड़ों को सुनते हुए पा सकने के ख्याल से उसकी ओर देखना शुरू किया तो वह घिरी मछली की तरह पहले तो इधर उधर करेगी और हताश भाव से अपने गहरे जल में नीचे उतर जाएगी, जैसे कि सब बेकार है। प्राय आपने देखा होगा कि लोग आपके बारे में बातें करते हुए आपको नहीं बोलने देते, लेकिन चांदनी हंसते हुए आपको सुनती रहेगी, ऐसे जैसे कि आप किसी बिलोरी शीशे के सामने खड़े हैं। वो आपको दोहरा रहा है। इसलिए चांदनी लोगों के सामने या तो उपस्थित होती है या प्रस्तुत होती है, मिलती नहीं है। जरा सा उसे घेर लीजिए तो वह अजीब बच्चों की भांति शैतानी हंसी, होठों में अछूते दावे प्रस्तुत हो जाएगी, विवश सी। लेकिन मौका मिलते ही मछली की भांति हाथ से फिसल कर छूट जाएगी और फिर तो गर्मियों के सूर्यास्त की तरह ऐसी दूर दूर हो जाएगी कि समेटे नहीं सिमटाएगी। उसे हठात पा सकना कठिन है, कारण कि उसने अपने को साधा है। रियाज किए हुए राग की तरह उसकी उपस्थिति अनुभव होती है। तभी तो बिल्कुल विमन होने पर भी अपनी सधी उंगलियों से चाय में चीनी या दूध की मात्रा में कोई अंतर नहीं होगा। उस पहले दिन से, जिस दिन उसने आपको जाना था, सच ही वह अपने को प्रस्तुत करती है, वरना उसके मुख पर विवरणता, निस्तेज, आक्रोश सभी तो सदा बड़ी जल्दी झलक उठता है। पतझड़ की झरती पत्तियां देखते हुए जाने क्या क्या होने लगता है और वह खिड़की बंद कर लेती है। टैक्सी, व्यक्ति, होटल की सीट, क्रॉकरी पर बने बेल बूटे सभी के बारे में बड़ी जल्दी प्रतिक्रिया से भर उठती है। लेकिन दो जलों को भी मिलने में देर लगती होगी,
पर वह कब क्रोध से लाल होकर होठों से मुस्कुरा दी है, कोई नहीं जान पाएगा। उसने अपने को इतना सायास साधा है कि अब सब अनायास लगता है। यह लीजिए, वो ऐसे पत्रों द्वारा सामने वाले से क्या अपेक्षा करती है? पूछो तो कह देगी कि नहीं, अपेक्षा करना तो बड़ी व्यक्तिगत बात है। एक दिन मैंने उसे अपने टोस्ट पर मक्खन लगा देने के लिए कहा, तो वह जाने कैसी कैसी हो आई। तत्काल आंखें तक छलछला आईं और वैसे ही बरसती देखती रही। बड़ा संकोच बना रहा उस दिन। कुछ दिनों बाद एक नर्सरी से लौटते हुए कह गई कि मैं उसे कभी वेणी तक खरीद कर नहीं दी। उसके इस कह दिए जाने के बाद तो मैं कभी भी वेणी नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि कह दिए जाने पर तो न व्यक्ति न फूल किसी में भी गंध नहीं रह जाती है। इसलिए चांदनी न तो बोलती है न कहती है, बल्कि केवल यहाँ वहाँ या तो एब्स्ट्रैक्ट टुकड़े होंगे या फिर बड़ी बड़ी आंखों वाला हंसता बरजना होगा। स्कूली लड़कियों की तरह सिलीगुड़ी से ट्रेन बदली, तेज पहाड़ी नदियाँ, प्रलंबित चिड़वन, अजीब चित्रात्मक एकांत, प्रतीक्षित घाटियाँ, सब अजीब तरह से मोहते हैं। दोनों ओर चार बगानों के हरे विस्तार, जिनमें फूलहीन पलाश, खूब सारे पलाश वसंत में कैसे सुलग उठते होंगे। मुझे याद हो आया, 2 साल हुए जब हम ताजे चीड़ फूलों की तलाश में सात ताल गए थे। मंद दोपहर छनकर बूटीदार यहाँ वहाँ एकांत बिछली थी। सात ताल वाला ताल दर्पण बना हुआ था। चीड़ फूल खोजते हुए पत्तों को चरमराते तथा अपनी ही आहट सुनते चले गए थे। हमारी वह खोज कितनी सफल रही थी। ढेर सारे चीड़ फूल रंगकर लोगों को बांट गए। कुछ ड्राइंग रूम में चांदनी ने भी सजोए थे। सहसा जाने कहाँ से सहमा सहमा सा दार्जिलिंग का स्टेशन सामने आ खड़ा हुआ। ब्लॉक रूम में सामान रख चांदनी की तलाश में निकल पड़ा। किसी अच्छे होटल में ही हो सकती थी। तीव्ती कुलियों से पीछा छुड़ाता सारे होटलों में भटकता रहा और उसका हुलिया बताता पूछता रहा। अनेक बार लोगों ने संशक होकर देखा कि मैं कौन हूँ और किस महिला को खोजता फिर रहा हूँ। इस सब के बाद मैं आश्वस्त हो गया कि वहाँ आई तो किसी होटल में नहीं रुकी, क्योंकि किसी होटल में यदि वह टिक जाए तो लोग उसे न जाने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पैसों के प्रति वह जितनी निर्मम है, यही तो होटल वाले याद रखते हैं। रात एक होटल में बिता, दूसरे दिन अनेक सार्वजनिक स्थानों पर खोजता रहा, लेकिन व्यर्थ। यहाँ उसका कोई परिचित भी नहीं था जिसके साथ वह हो सकती थी। मैं झल्ला कर लौटने के लिए बाध्य था। एक बार सोचा कि चलूं, पोस्ट ऑफिस में तलाश करूं, संभव है वहां कुछ पता चल जाए, लेकिन उन लोगों ने भी व्यवस्था प्रकट की। केवल वे यही कह सके कि नोटिस बोर्ड देख लीजिए कि इस नाम के व्यक्ति का कोई पत्र तो नहीं है। और मैंने अपना पत्र नोटिस बोर्ड की जालियों के पीछे मैले सफ़ेद फीतों में एक जगह बड़े उदास भाव से लटके पाया, जिसमें कि मैंने अपने दार्जिलिंग आने की बात लिखी थी तथा यह भी कि वह मेरी प्रतीक्षा करे। धन्यवाद।